आजकल जिम वाले ये जो भी हेल्थी डाइट वाले ये कहते हैं कि हर 2-2 घंटे में खाओ। मैं यार ये क्या तरीका है कि हर 2 घंटे में हाथ जूठे करके बैठ गए। तो वो मैं को 3-4 साल पहले एक दिन वहां उधर माली नगर रहता था, पास में एक जिम थी, अपने को लगा कि अपने बॉडी बनाएंगे अब एकदम। मैं वो जिम में चला गया, तुझे 2-3 दिन तो करवाया और उसके बाद उसने कहा कि सर डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा आपको। मैं हाँ कर लूंगा, बता क्या डाइट प्लान है। तो उसने कहा पहले आप अपना शेड्यूल बताइए। मैं शेड्यूल अपना सीधा सीधा है, मैं 7 बजे जाता हूँ और रात को 8:30 बजे वापस आता हूँ। तब तक एक कोचिंग है, वहां पे मैं काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, खड़ा रहता हूँ सारे दिन। उन्होंने कहा अच्छा सर फिर तो एनर्जी वाला काम है। हाँ वो तुम मान ले जैसा भी है वो है। तो सर आप खाने में क्या लेते हैं, आप सुबह सुबह उठते ही क्या पीते हैं? तो मैं चाय पी लेता हूँ सुबह सुबह। चाय के साथ और क्या लेते हैं? मैं कुछ ही नहीं। तो कितने बजे? मान ले यार 7 बजे क्लास है, 6:30 पी ली, 6:45 पी ली। तो फिर आप 9 बजे क्या लेते हैं? मैं चाय। तो फिर सर 11 बजे मैं चाय। फिर 1 बजे क्या लेते हैं? मैं रोटी। उस तब खाना खा लेता हूँ। तो खाने में क्या खाते हैं? चपाती खा लो, सब्जी खा लो। अच्छा तो सर उसमें दाल नहीं लेते? हम वो दाल होती है उस दिन सब्जी नहीं खाते। दाल भी तो सब्जी है अपने आप में। ये मुझे बाद में पता चला कि ये लोग दाल को सब्जी नहीं मानते, क्योंकि बाद दाल होती थी कहते सब्जी में, ये सब्जी तो है, नहीं नहीं ये तो दाल है। तो रोटी कितने खाते हैं? मैं को ये मैं गिनता नहीं हूं, मैं चिढ़ता हूं। भाई यूं आ गई खूब सारी, आ गई तो खा ली, 5 खा ली, 6 खा ली, उसके अंदर क्या है? उसने कहा अच्छा सर ठीक है। फिर 3 बजे क्या? 3 बजे क्या लेते हो? मैं चाय। 5 बजे वापस चाय। फिर 7 बजे, 7 बजे फिर घर आ जाता हूँ। फिर शाम वाला खाना कब खाते हो? 9, 9:30 बजे, जब भी पॉसिबल हो तब खा लेता हूँ। उस टाइम सेम 1 बजे वाला। तो आप 2 टाइम ही खाना खाते हैं, मगर 10 टाइम कौन खाता है? 10 टाइम। फिर उसने वापस वैसे बताया कि आप 7 बजे भी थोड़ा खाइए, फिर 9 बजे भी आप खाइए, फिर 11 बजे भी थोड़ा थोड़ा खाइए। मगर यार देख ये काम आज हो कल हो, ये कैसे खा सकता हूँ यार, मैं क्लास लेता हूँ। तो सर आप एक काम कीजिए, आप जेब में कुछ ना कुछ रखिए। मगर टाबर लूट लेंगे कभी। बेटा हमारे सामने खा रहा है यहाँ, बेटा बेटा फालतू की बकवास नहीं करनी। और जबकि अपने गांव के अंदर सारे दिन यूं खाए ना तो उन टाबरों को अच्छा नहीं मानते। तो भाई रे क्या हाथ जूठे करता है बार बार में, एक बार थाली पे बैठा है आराम से खा, बार बार ऐसे खाना नहीं करना। ये अपने ठीक उल्टी बातें और करते हैं, भगवान जाने इनकी लीला क्या है। और मुझे लगता है आजकल ज्यादा जिम विम मन करते हो, इसके नेगेटिव इफेक्ट है। ये पिछले 3-4 हार्ट अटैक जो इन सेलिब्रिटी के हुए सारे जिम में हुए हैं, या जिम जाने वाले टाइप के लोगों के हुए हैं। तो मुझे लगता है इनके डाइट प्लान में वो कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ी जरूर करते हैं कि ये कई बार तो पानी बंद करवा देते हैं। पानी नहीं पिएंगे आप, पानी पीना बंद कीजिए, मांसपेशियां तब बाहर दिखेगी। आप किसको दिखानी है मांसपेशियां? राजू श्रीवास्तव को आ रखा है ना, तो ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था। जब फिट रहना चाहिए, ये इन बॉलीवुड वालों से इनसे ज्यादा फिट तो कौन रहता होगा? आप ये काम करते हैं, इनका कभी देख लो, या तो करेंगे एक्टिंग अपनी जो भी फिल्म शेड्यूल है, या बाद में कहते जिम में पसीना बहाया। सुबह भी जिम में पसीना बहाते हैं, शाम को भी जिम में पसीना बहाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला, वो शहनाज गिल वाला जो बॉयफ्रेंड था, उसको यही आया था, हार्ट अटैक आया था। के लाइव शो के अंदर उसको आया था। और ये सब अपनी हेल्थ का तो पूरा ध्यान रखते ही है, पर इनका मुझे लगता है वो गड़बड़ा दिया पूरा ही। तो आपको कोई भी जो प्लान होते हैं वो अपनी बॉडी के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार होते हैं। ये यूरोपियन स्टाइल है, वो खाते होंगे यार थोड़ी थोड़ी देर के अंदर। इंडियन में ऐसा नहीं खाया जाता। तो अपने जिम विम जाओ तो नहीं, उसका ना रोटियां तो चिण के ही खाएंगे। रोटियां आज कम की जाए, कम कम। इनके सबसे पहले दिया कि रोटी बंद करो। तो रोटी बंद करें तो खाएं क्या? और क्या चीज होती है जो खानी चाहिए? तो क्या क्या खाना? हाँ? पाउडर नहीं रे, कई पाउडर खाने हैं? पाउडर से कोई पेट भरे? मैं तो कहता हूं आप ना कुछ ही जिमा दो, मतलब आप मिठाइयां ला दो, खूब सारी मिठाइयां खा ली, बाद में भी जी करता है रोटी। रोटी नहीं मिले तो रंगत ही नहीं आती यार। गोपीचंद जब सन्यासी बनते हैं तो अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ को जाके कहते हैं कि माते भिक्षाम देही। गेरवा वस्त्र धारण किया हुआ एकदम वो सन्यासियों वाला, और कहा माता मुझे भिक्षा दो। भिक्षा समझ गए? साधु सन्यासी जो भिक्षा मांगते हैं। तो माँ ने कहा कि मैं भिक्षा नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा देती हूँ, दो बातें सीख देती हूँ, इनकी भिक्षा देती हूँ, इन बातों का ध्यान रखना। उसने कहा हाँ माते सीख दीजिए आप। तो कहा एक तो जब भी खाना खाने के लिए बैठे तो हमेशा 56 भोग खाना। खाना खाने के लिए बैठे तो क्या खाना? एक जब भी नींद आए तो हमेशा मखमली गद्दों पे सोना। गोपीचंद हंसे और गोपीचंद ने कहा कि माता
अपमान तो मत कीजिए। आप जानते हैं कि मैं सन्यास धारण करने जा रहा हूं। सन्यासी के जीवन में कहां 56 भोग, सन्यासी के जीवन में कहां मखमली गद्दे। मां ने वापस कहा कि तू शायद मेरी शिक्षाओं का मर्म नहीं समझा, मेरी शिक्षाओं का अर्थ नहीं जाना। मेरे कहने का मतलब यह है कि खाना तभी खाना जब भयंकर भूख लगे। उस समय जो कुछ खाएगा वो क्या लगेगा? सोना तभी जब भयंकर नींद आए। उस समय यदि कंकड़ पत्थर पे भी सोएगा तो वो क्या लगेंगे? मखमली गद्दे। ये आपको ध्यान रखना ही चाहिए। सो तभी जब भयंकर नींद आए, तब फटाफट नींद आ जाएगी। आप 10 बजे ही पड़ जाते हो, बाद में कहते हो सर 12 बजे तक तो नींद आई नहीं थी, सारी रात करवटें बदलते रहे हम, टाइप के गीत सुनते हो, बाद में पड़े पड़े। इसलिए यूं नींद वैसे होनी चाहिए कि यूं जैसे आप चारपाई पे गिरे उसके बाद टप नींद आ जाए आपको, उसको तो नींद आना कहते हैं। और आप यूं माहौल बनाते हो, अब सोने जा रहा हूं बस बस आज इतना पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया भाई रे, अब मैं सोऊंगा। तो बाद में नींद भी आती नहीं है, बाद में सुबह जल्दी भी नहीं उठा जाता, तो पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा जाता है। ये कहिए खाने वाले में सारा दिन ठूंसते रहते हो, तो बाद में आलस ही आएगा और क्या आएगा। तो खाना यूं जब भी खाया जाए तब ढंग से खा लिया जाए, भूख लगे तब खा लिया जाए। ये नहीं कि भाई सारे दिन ही चरते रहो आप। तो मेरे तो ये भी कभी थ्योरी समझ में नहीं आई। तो मैं जब पढ़ा करता था ना स्प्रिंग बोर्ड में, तो एक दिन दिलीप सर क्लास में, राजस्थान जी के दिलीप सर पढ़ाया करते हमें, तो दिलीप सर कुछ पढ़ा रहे थे और यूं ही वो एक आगे किस्सा है, मैं भी आपको हिस्ट्री में सुनाऊंगा कि जोधपुर का एक राजा युद्ध में हार के आया, तो उसकी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। तो हमारी क्लास में एक मेरे सहपाठी साथी और आया करते, क्लास में बैठे, इंटेलिजेंट थे खूब, आरएस सेलेक्ट हुए बाद में। तो उन्होंने क्लास में खड़े होकर कहा कि सर वो रानी जिसने किले के दरवाजे बंद किए थे वो सिसोदिया रानी थी। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, वो उस साइड में बैठे थे, मैं इधर बैठा था। मैंने कहा ना वो सिसोदिया रानी नहीं थी, वो हाड़ी रानी थी। तो वो उधर से बोले नहीं नहीं तुम्हें पता ही नहीं है, मेरा पढ़ा हुआ सिसोदिया रानी है। मैं वापस चढ़ा, अरे मेरा ज्यादा पढ़ा हुआ। मैंने कहा ना हाड़ी रानी थी। तो सर ने हम दोनों को फटकार के, मंगतों को पढ़ाई तो करनी आती नहीं, बेटा थी ये रानी थी वो रानी थी, तुझे क्या बता रहा है हाड़ी रानी थी। तो मैंने कहा सर वो जिसने अपना सिर काट के दिया था वो तो हाड़ी रानी थी ना। कि हाँ तो ये उसकी बुआ थी, तो हाड़ी रानी की बुआ तो हाड़ी रानी ही होगी। नहीं बैठ जा, बुआर मामियार याद करता घूमता है। तो हम दोनों को यूं फटकार के बिठा दिया। पर हम क्लास में यूं थोड़े लड़े थे आपस में, मैंने कहा था आप वाला गलत है, उन्होंने कहा आप वाला, हालांकि मेरे दोस्त अच्छे ही। तो जैसे क्लास खत्म हुई सर ने हमें ऑफिस में बुलाया, तो वो तो चले गए थे, मैं खड़ा था, तो इसको बार नवीन जी बैठते इसको बुला के लाना। तो मैं ऑफिस में आते मुझे कहा कि क्या रहते रे, ढंग की चीज तो पढ़ता है नहीं, मामियार बुआर याद करता घूमता रहता सुना दे के चोल राजाओं के नाम बता, तो वो तो याद नहीं है, आज तो याद गवर्नर जनरल सुना दे वो भी याद नहीं है। तो मामियान बुआ याद करेगा तो कैसे याद होंगे, क्या क्या पढ़ता रहता है ऐसे। तो मैं सर वो तो यूं बात आई इसलिए हम बोल गया, आइंदा ने बोलूंगा सर सॉरी सॉरी। तो सर ने यूं कई देर तो यूं फटकारा पढ़ा कर अनबॉन्ड। फिर कहा यार वैसे तेरे एक ठीक है, तेरे को इतनी कहानियां याद कैसे हुई। कि मैं क्यों क्लास में यूं पंगे लेता ही रहता था कि सर कोई टॉपिक पढ़ा के जैसे आगे बढ़ते, मैं कहता सर इसमें एक कहानी है वो तो आपने बताई नहीं। सर कहते तू बता दे, तो अपने को मौका चाहिए था, अपने कहानी अपने हाथ हाथ कहानी बता देते। तो तेरे को कहानियां याद कहां से हुई। तो सर क्या बता कैसे याद हो गई, बचपन में कभी सुनी थी वो थोड़ी याद रह गई, बाद में कोई ऐसी वैसी किताबें पढ़ी कहानियों टाइप की उसमें हो गई, किसी ने सुनाई रूममेट ने सुनाई वो याद रह गई मेरे। तो उसने सर ने कहा कि तेरे, मुझे लगता है यार आने वाले दिनों में एक रोजगार बहुत अच्छा होगा तेरा। क्या? तो पढ़ता पढ़ता तो तू है नहीं, तेरे एक रोजगार होगा कि आने वाली पीढ़ी को ये कहानियां किसी को नहीं आती जो तेरे को आती। तेरे वाली पीढ़ी में इतनी कहानियां लोगों को नहीं आती, रेयर लोग हो जिनको ऐसे आती है। तो तुम म्यूजियम कॉपी हो, तो एक दिन लोग तुम्हें म्यूजियम में ले जाके बिठाएंगे और मम्मियां अपने बच्चों को लेके आएगी कि ये अंकल कहानी सुनाते हैं तुम 10-10 रुपए की टिकट लगा लेना और कहानी सुना सुना के पेट तो भरी लेगा, भूखा तो नहीं मरेगा तू कम से कम। मुझे लगता है सर वाली बात तो पड़ी है, अभी भी म्यूजियम कॉपी है, सुनानी तो कहानी है सबको। 10-10 से थोड़ी ज्यादा ले ली फीस और क्या लिया। और मुझे लगता है आप भी मेरे से कहानी सुनने ही आते हो। अलग पढ़ा तो कोई देगा, पढ़ा तो विजय सर देंगे, पढ़ाने का काम तो वो करते हैं, तू कहानी सुना दिया कर अपने। तो मैंने सुना दी, फिर आप वापस बैठे हो, हाँ एक बार और, ऐसे नहीं कहा जाता सुना दी। डाकुओं वाला जो इलाका है ना, वो इलाका कौन सा है, बाड़ी और 7 बजे के बाद आप अपने घर से बाहर, कौन है भाई आप में से बाड़ी बसेड़ी का, ये सही बातें हैं हमने सुनी है केवल, सही है। लो ये क्या हो रहे हैं कि सर निकल मत जाना बाहर ऐसा क्या भाई, डाकू अभी तक रहते हैं उस इलाके में,
अब नहीं है, अब सारे डाकू खत्म है। संभल के बेहड़ों में अब बागी नहीं रहते। पान सिंह तोमर का ही डायलॉग है कि तुम डाकू हो कि नहीं साहब, हम तो बागी है, डकैत तो संसद में रहते हैं। इरफान खान उस मूवी से अमर हो गए। आप पान सिंह तोमर को जब देखते हो तो आपको इरफान खान दिखता ही नहीं है, आपको लगता है पान सिंह तोमर ऐसा ही था ना। एक्टर क्या होता है वो ये है। आप बाकी की इनकी किसी की मूवी देखो, अक्षय कुमार की, शाहरुख खान की, सलमान खान की, इनकी मूवी देखो तो आपको पर्दे पे शाहरुख खान ही दिखेगा, अक्षय कुमार ही दिखेगा। अक्षय कुमार की आप कोई मूवी देख लो, सब में एक जैसा ही लगता है। पृथ्वीराज चौहान करेगा तो भी वैसे ही बोलेगा, है ना। भूल भुलैया करेगा तो भी वैसे ही बोलेगा, हेरा फेरी करेगा तो भी वैसे ही बोलेगा। एक्सप्रेशन में कोई चेंज उसके नहीं आता। इसको देख लो आप, रणबीर सिंह को, ये रामलीला से बाहर नहीं आ रहा। इसकी रामलीला वाली मूवी देख लो, उसके बाद की सारी मूवी देख लो, एक जैसी है। सब में सेम एक्सप्रेशन, सेम चाल, सेम प्रकार की डायलॉग डिलीवरी। उससे पहले वाली इसकी मूवी ज्यादा अच्छी है। इसकी एक पुरानी मूवी है, देखना आप कभी, सोनाक्षी सिन्हा के साथ, लुटेरा, तो बहुत अच्छी मूवी है। वो सेंसिबल सी एक्टिंग करता है, बहुत अच्छी सी एक्टिंग करता है उसमें। बाकी रामलीला के बाद तो जीती आई, बाजीराव मस्तानी में रामलीला ही बना हुआ है। तो कोई मूवी आती है उसमें सेम सी एक्टिंग कर लेता है। पर आप पान सिंह तोमर में जब इरफान खान को देखते हो तो पर्दे पर इरफान खान गायब है, पर्दे पर केवल कौन दिखाई देता है। और अपनी इमेज वो है कि पान सिंह तोमर कैसा था, इरफान खान जैसा, वो जैसे बोलता है चलता है। तो ये एक्टिंग है कि बंदे ने खुद को उसमें डाल दिया, अपने दिमाग में पूरा वो हुआ कि नहीं यार ये बंदा उसी प्रकार का रहा होगा। तो वो जो डाकुओं वाला इलाका है, जो बीहड़ वाला इलाका है, वो इलाका कौन सा है, बाड़ी और बसेड़ी। तो इनके तो फिर नाटक के नाम ही दंगल है। वैसे वे दंगल तो कुश्ती का होता है, तो इन्होंने कहा हम तो नाटक भी करेंगे, तो किसमें करेंगे। होता है क्या आपके उधर ये नाटक होते हैं, किताबों में ही है क्या, नहीं होते आपके, या देखे नहीं देखे। लो खड़े हो तो बताओ क्या क्या होता है। दो पक्ष होते हैं, ठीक है, एक साइड से, हाँ, अच्छा माता जी के जो बैंड चलाते वैसे, ठीक है। अच्छा एक पक्ष वाले बोलेंगे वो जवाब दे, वही जो डायलॉग डिलीवरी। और ऐसे गीत के माध्यम से सिंपल डायलॉग आवाज देते हैं, अच्छा यू संगीत की तरह ही। अच्छा और किस किस के नाटक होते हैं ऐसे, माता जी के, ज्यादातर माता जी के। अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो भी खड़ा हो गया बताएगा, वो पंखा सही कर रहा है। मुझे लगा यार एक बंदा और खड़ा हो गया, चलो ठीक, बैठो। नहीं भाई ये इलाका ही अच्छा इलाका है, ऐसा कुछ नहीं, डाकू वाकू कुछ ही नहीं है। आप जा सकते हो, सारे के सारे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं ना। हाँ क्यों डराओ यार फालतू में। पर ये वाला इधर इलाके कल्चर जो है ना वो अपने से नहीं मिलती, इनकी कल्चर थोड़ी अलग ही है। वो तो मेरे एक रूममेट रहे, मेरे उन रूममेट के दोस्त की शादी धौलपुर हुई। तो वो शादी में शायद दोस्त को, मेरे वाले जो रूममेट थे वो जा नहीं पाए, कुछ ऐसा सा था। तो शादी के कोई 5 7 10 दिन बाद में वो जो उनके दोस्त थे उनको अपने ससुराल जाना, तो उनकी वाइफ के साथ वो ससुराल जा। तो उन्होंने वो मेरे वाले रूममेट को कहा कि यार देख तू शादी में तो गया नहीं था, अब मेरे साथ चल ले, भाई जवाई के साथ एक आधा आदमी तो जाए। और कहा इतनी दूर जाना गाड़ी ड्राइव करके, और वो अच्छी ड्राइव कर भी लेते हैं, तो तू चल ले यार, हताई करते भी चल लेंगे, मेरे ससुराल घुमा के लाता हूँ। तो वो मैं शाम को उस दिन रूम पे गया, तो उन्होंने कहा मैं आज धौलपुर जाऊंगा। कैसे, मैं धौलपुर कैसे, उधर तो अपना कोई लेना देना ही नहीं। तो उनका यार मेरा वो एक दोस्त है उसका ससुराल है, वहां जाके आऊंगा। ठीक, तो एक दिन रुके, अगले दिन वापस आए, तो मैं शाम को वापस गया, तो मैंने कहा और जाके आगे, उनका आगे तो कैसा इलाका विलाका कैसा। उनका यार इलाका तो जोरदार है, हरियाली वरियाली भी ठीक ही रहती है उस साइड के अंदर, फसलें वसलें अच्छी होती है। पर यार उनकी कल्चर बड़ी जोरदार है। मैं कैसे, तो क्या अपने तो भाई ससुराल जाए जवाई, तो जवाई सबके चरण स्पर्श करता है कि भाई ससुर जी के सासू जी के जो भी बड़े होंगे उनके चरण स्पर्श करेगा। ये धौलपुर वाले जवाई तो बैठ जाता है, ये सारे आगे उसके चरण स्पर्श करते हैं। ससुर जी आ रहे हैं वो चरण स्पर्श कर रहे हैं, है ना, कोई बड़े और आ रहे हैं वो सारे चरण स्पर्श कर रहे हैं। मगर यार ये तो गजब। उन्होंने कहा सुनो आगे, गजब ये नहीं है, गजब ये है कि जमाई के साथ में उसके भी चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो मैं यार साथ में था, तो सारे बूढ़े ठाडे आके मेरे पैर पकड़े कि फाइनली मेरे को तो कहना पड़ा ड्राइवर हूं ड्राइवर। नहीं हूं आपके जमाई का दोस्त मैं। तो मैं किसी क्लास में सुना रहा था, और मैंने कहा देखो कितना अच्छा इलाका है, कितनी इज्जत देते हैं। ये होता है जमाई का ठरका, जमाई जाके बैठेगा और बाकी आगे पड़ो पैर सारे के सारे आना। तो एक लड़के आया करते थे कोई क्लास में, वो नेता टाइप के थे, वो क्लास में खड़े और उन्होंने कहा सर इतना भी कोई नहीं है, और हम ना जमाई को कूट भी देते हैं।
मगर यार ये ठीक है, या तो एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट, कोई बीच का रास्ता ही होता होगा जहां ना तो कूटो ना पांव पड़े, आराम से आदमी जाके आ जाए। फिर तुम्हारे वाले में तो डर ही रहता है। तो ऐसा होता है, हाँ चरण स्पर्श करते हैं सारे के सारे। हाँ, ये शायद यूपी साइड की कल्चर है, या आगरा वगैरह में इधर भी ये है। फिर मैंने एक दो से औरों से कईयों से सुना कि यार इधर आगरा साइड में जाते हैं तो इधर जो जवाई होता है, जवाई भगवान है, फिर बाकी सारे आओ तो भगवान के तो धोख खाओ, तो फिर भगवान के धोख खाई जाती है। पर भगवान को कूट कैसे लेते हैं ये नहीं समझ में। आला और उदल अपने मध्य प्रदेश के दो हीरो हुए। महोबा यूपीएमपी बॉर्डर पे जगह पड़ती है महोबा, वहां के दो सेनापति थे जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। लड़े पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ थे, लेकिन उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कोई याद नहीं करता। वो युद्ध किसके लिए याद किया जाता है? आला उदल के लिए याद किया जाता था। हमने हमेशा उन लोगों को ज्यादा याद किया जो भले हार गए हो लेकिन संघर्ष किया हो। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण था कि नहीं यार रिजल्ट भले कुछ ही आया हो, बंदे ने कोशिश की, ये बड़ी बात थी। बंदा उस युद्ध में लड़ने के लिए गया जिसमें मौत तय थी। उसमें तो कोई लड़ने के लिए जाए जिसमें जीत सकते हैं, वह युद्ध जिसके अंदर दिख रहा है कि इसमें मरेंगे, इसमें अपने जीतेंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद लड़ने के लिए जाना है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो कुछ किया जाना चाहिए। इसलिए मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब अपने देखेंगे कि अपने आज भी आप मुख्य मुख्य सेनापति देख लो। बोले आप कहोगे सर गोरा बादल वो युद्ध हारे थे, जेता कुंपा युद्ध तो शेरशाह सूरी ने जीता था, अपने आला उदल क्यों तो सामने वाली पार्टी जीती थी, पर उसके बावजूद हमने ऐसे लोगों को याद किया। तो आला उदल की कहानी आज भी आप अपने किसी दोस्त को कहते हो राजा हरिश्चंद्र है, आपका कोई दोस्त ज्यादा सच बोलता हो तो आप कहते ये हरिश्चंद्र की औलाद है, कह देते हो आप। तो वो जो राजा हरिश्चंद्र हुए थे उनकी रानी थी जिनका नाम था तारामती। क्या नाम था? किसी टाइम वो राजा और रानी हुआ करते थे, समय का चक्कर घुमा, राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में जाकर लाशों को जलाने का काम करना पड़ता है। तो रानी तारामती एक ब्राह्मण के घर पर नौकरानी के रूप में काम करती है, सुबह सुबह पूजा के लिए फूल लेकर आती है। उसके बेटे का नाम होता है रोहितास। क्या नाम होता है? और एक दिन वो रोहितास को लेकर जाती है अब फूल लेने के लिए, और रोहितास को सांप खा जाता है, रोहितास की डेथ हो जाती है। अब अपने पुत्र को जलाने के लिए लेके जाती है। शमशान घाट में जलाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे आपको, वरना आप शमशान घाट में जला नहीं सकोगे। जलाने वाला जो बंदा वो हरिश्चंद्र है, और वो हरिश्चंद्र को कहती है कि भाई ये तेरा भी तो बेटा है, मेरा बेटा है तो, और अब इसको जलाने के लिए जो मैं पैसे कहां से लाऊं, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? राजा हरिश्चंद्र उस दिन भी सत्य का साथ देता होगा, दन्ना यहाँ मैं इसका पुत्र इस पुत्र का पिता नहीं हूं, यहाँ मैं जो हूं वो शमशान घाट में काम करने वाला कर्मचारी हूं, पर मैं यहाँ पर ये पैसे नहीं दे सकता। भगवान आते हैं, भगवान राज्य वापस लौटा देते हैं। उस प्रकार की कहानी है। पर वो जो हमेशा राजा सत्य पे चला, एक बार भी सत्य के मार्ग से हटा नहीं, उस राजा हरिश्चंद्र उस रानी तारामती की कहानी कौन से लोकनाट्य में कही जाती है? नौटंकी। किस में कही जाती है? सत्यवान सावित्री की तो मैंने 3-4 दिन पहले सुनाई थी, आपको नहीं बताई थी? वट सावित्री व्रत, एक लड़की है सावित्री जिसका पति मर जाता, बताई थी शायद, नहीं बताई थी क्या? बताई होगी यार, नहीं बताई, चलो तुम्हें याद ही नहीं रहता। क्या बता सर, कई बातें बताई थी, क्या क्या याद रखें आप, अनैती बात बता जाते हो, बात ही तो करते हो, ये और बोल दो आप। हमने पढ़ा था ज्येष्ठ के त्योहार पढ़े थे, जेठ के महीने। अच्छा, जेठ के महीने में एक त्योहार पढ़ा होगा हमने, वटवृक्ष अमावस्या, है ना? तो उस वटवृक्ष अमावस्या को एक कहानी कही जाती है, वट सावित्री व्रत। कौन सी होती है? वट। तो ऐसी कहानी है कि सावित्री नाम की एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है सत्यवान के साथ। किसके साथ होती है? सत्यवान के साथ शादी होती है। और सत्यवान की हो जाती, शादी के थोड़े दिनों बाद सत्यवान की हो जाती है डेथ। सत्यवान की डेथ होती है तो उसकी लाश को लेने के लिए आते हैं यमराज। यमराज लाश को लेने के लिए आते हैं तो वो जो उसकी पत्नी सावित्री है, वो जो लड़की सावित्री है, वो कहती है यमराज को, भाई मैं मेरे पति को ले जाने नहीं। तो यम सुनाई होगी। फिर हाँ, फिर भी आप बैठे बैठे कर एक बार और सुनाते, कोई बात नहीं हम सुन लेंगे, तू सुना रहा है सुन लेंगे, पढ़ना तो है नहीं हमें।